नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारत के सबसे सुंदर शहर में बने रेलवे स्टेशन की सफर करेंगे। आज हम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन की जानकारी आप तक ला रहे हैं। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। रत्नागिरी स्टेशन भारतीय रेलवे के कोंकण रेलवे जोन पर स्थित है, जो भारत के पश्चिमी तट पर है। आज के इस एपिसोड में हम स्टेशन से जुड़ी जानकारी लेंगे, साथ ही रत्नागिरी शहर, यहाँ के धार्मिक स्थल, इतिहास की बात करेंगे। स्टेशन का बाहरी परिसर बहुत ही बड़े जगह में फैला हुआ है। इस परिसर में रुकने के लिए लॉजिंग की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ कम से कम 1000 रुपये में 24 घंटे के लिए रूम मिल जाएगी। यहाँ खाने पीने की कुछ होटलें हैं, जिनमें इंडियन तथा चाइनीज खाना मिलता है। स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रत्नागिरी सोलापुर हाईवे है। इस हाईवे से रत्नागिरी 6 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से रत्नागिरी गणपतिपुळे के लिए बसें उचित दर पर उपलब्ध हैं। ऑटो रिक्शा के जरिए भी शेयरिंग तथा मीटर से रत्नागिरी शहर जाया जा सकता है। रत्नागिरी शहर में 2 बस अड्डे हैं, जिसे रत्नागिरी बस डेपो और रत्नागिरी बस एस्टेरेंट कहते हैं। ये 2 बस अड्डों में महज 600 मीटर का अंतर है। रत्नागिरी से रोजाना चलने वाली बसों में अक्कलकोट की बस, जो भाया कोल्हापुर, मलकापुर, पंढरपुर, सोलापुर रूट से, इसी तरह अंबाजोगाई की बस मिरज, बार्शी, कलंब, बेलगांव की बस वाया कोल्हापुर, भिवंडी की बस वाया ठाणे, बोरीवली, चिपलूण, दापोली, खेड़, गुहागर, खेड़, कणकवली, कुड़ाल, लातूर, मालवण के लिए यहां से बस मिल सकती है। रत्नागिरी शहर कोंकण की सुंदर समुद्री किनारों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। रत्नागिरी शहर धार्मिक एवं ऐतिहासिक विशेषता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक बाल गंगाधर तिलक का यह जन्म स्थल है। बर्मा के अंतिम राजा थिबो को उनकी पत्नी सुपयालत और 2 नवजात बेटियों के साथ रत्नागिरी में 1-2 मंजिला ईंट की हवेली में निर्वासित किया गया था। इमारत को अब थिबो पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर कई गांव हैं, जैसे करला, राजीवाड़ा, मिरकरवाड़ा आदि। रत्नागिरी अपने गणपति मंदिर के कारण यह शहर लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार हिंदू देवता गणपति एक स्थानीय महिला की टिप्पणी से नाराज होकर अपने मूल निवास गुल्ले से पुढे चले गए। पुढे का मराठी मतलब आगे चाले गए। इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम गणपतिपुळे पड़ा। कहा जाता है कि गणपतिपुळे में 400 साल पुरानी गणपति मूर्ति मिट्टी से निकली है। गणपतिपुळे यह एक छोटे से शहर में स्थित है, जिसमें लगभग 100 घर हैं। शहर के पास मौजूद समुद्र तट एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। गणपतिपुळे मंदिर में स्वयंभू गणेश मूर्ति है। हर साल महाराष्ट्र भर से हजारों भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मूर्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी है। गणपतिपुळे शहर वनस्पतियों से समृद्ध है। यहाँ मैंग्रोव और नारियल के पेड़ बहुतायत में हैं। यह शहर गणपतिपुळे ग्राम पंचायत द्वारा शासित है। इस मंदिर में हजारों लोगों के लिए प्रसाद के रूप भरपेट खाना खिलाया जाता है, जो पूरी तरह निःशुल्क होता है। मंदिर का कार्यभार ट्रस्ट के हाथों में है। यह मंदिर ट्रस्ट कम दरों में रहने के लिए रूम उपलब्ध कराती है। साल में गणपति महोत्सव और होली में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर के बाहर भी खान पान तथा लॉजिंग की अच्छी व्यवस्था है, जो 500 से 700 रुपये की काम मूल्य पर आसानी से मिल जाती है। गणपतिपुळे से हर आधे घंटे के लिए रत्नागिरी के लिए बसें मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं रत्नागिरी स्टेशन की ओर। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन का परिसर बहुत ही बड़ा और सारे सुविधाओं से परिपूर्ण। हाल ही स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। स्टेशन का पुराना प्रवेश द्वार तोड़ के उसके जगह बहुत ही विशाल और आकर्षक प्रवेश द्वार बन रहा है। स्टेशन पर स्थित गार्डन का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्टेशन पर गाड़ी पार्किंग के लिए काफी बड़ी जगह है। यहाँ पैसे का भुगतान करके गाड़ी पार्क कर सकते हैं। स्टेशन पर आसपास के जगहों लिए सरकारी बसें समयानुसार चलती है।
ऑटो रिक्शा के लिए बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। यहाँ के ऑटो रिक्शा शहर तथा आसपास के जगहों के लिए यातायात का बहुत महंगा साधन है। बहुत बार ऑटो रिक्शा वाले रात के समय मनमानी किराया वसूल करते हैं। जिला प्रशासन ने यातायात के लिए और यहाँ के भीड़ के हिसाब से बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब हम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के भव्य प्रवेश द्वार से अंदर की ओर चलेंगे। स्टेशन के निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रवेश द्वार की भव्य इमारत सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होगी। इस इमारत में स्त्री और पुरुष वेटिंग रूम है। इस वेटिंग रूम में बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। साथ दोनों वेटिंग रूम में शौचालय की साफ सुथरी व्यवस्था है। खानपान के लिए रेस्टोरेंट है। यहाँ खाने पीने के लिए उचित दर में चीजें मिल जाएगी। स्टेशन का भव्य कॉरिडोर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 पर जाया जा सकता है। स्टेशन कॉरिडोर से दाहिने बाजू में टिकट घर है। इस टिकट घर में आरक्षित तथा अनारक्षित टिकट आसानी से उपलब्ध हो जाती है। टिकट घर में बैठने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। इस टिकट घर के स्त्री और पुरुष शौचालय हैं। यह शौचालय के उपयोग के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ता है। स्टेशन कॉरिडोर के बाएं बाजू में रेलवे पुलिस बल का कार्यालय है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर कुल 3 प्लेटफॉर्म और कुल 6 रेलवे ट्रेनक हैं। इस एकमात्र पैदल पुल से प्लेटफॉर्म पर जाया जाता है। इस पैदल पुल पर कुल 2 एक्सीलेटर और एक लिफ्ट की व्यवस्था है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के पैदल पुल से तीनों प्लेटफॉर्म पर जाया जा सकता है। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर चलेंगे। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन जमीनी स्तर से काफी नीचे बना हुआ है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड RN है। रत्नागिरी स्टेशन कोंकण रेलवे जोन में है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन की स्थापना करीबन 1993 से लेकर 97 के बीच हुआ है। यह रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारत के 19 रेलवे जोनों में कोंकण रेलवे एक है, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई की CBD बेलापुर में है। पहली यात्री ट्रेन 20 मार्च 1993 को उडुपी और मैंगलोर के बीच कोंकण रेलवे ट्रैक पर चली थी। पर्वतीय कोंकण क्षेत्र में अपने संचालन के शुरुआती वर्षों के दौरान कई दुर्घटनाओं ने कोंकण रेलवे को नई तकनीक को लागू करने के लिए प्रेरित किया। टक्कर रोधी उपकरण, स्काई बस और रोल ऑन एंड रोल ऑफ रेलवे के कई नवाचार हैं। कोंकण रेलवे 756 किमी लंबी रेलवे लाइन है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें हैं। रत्नागिरी स्टेशन पर मिलने वाला वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस प्लेटफॉर्म पर पानी के नल जगह जगह बैठाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एकमात्र स्त्री एवं पुरुष शौचालय है, जो अपनी साफ सुथरी सेवा देती है। यहाँ बैठने के लिए काफी जगह है। प्लेटफॉर्म 1 का उपयोग दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए आमतौर पर किया जाता है। यहाँ रुकने वाली ट्रेनों में हजरत निजामुद्दीन, एर्नाकुलम मंगला एक्सप्रेस, पुणे सावंतवाड़ी स्पेशल फेयर एक्सप्रेस, पटना वास्को द गामा एक्सप्रेस, तुतारी एक्सप्रेस, LTT मडगांव एक्सप्रेस, मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस, मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव तेजस एक्सप्रेस आदि बहुत सी प्रमुख ट्रेनें रुकती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेटफॉर्म 2 और 3 की तरह ज्यादा भीड़ नहीं होती। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से पहले भोके रेलवे स्टेशन तथा बाद में निवासर रेलवे स्टेशन है। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की बात करेंगे। प्लेटफॉर्म 2 का उपयोग उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए और प्लेटफॉर्म 3 का उपयोग रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू समाप्त करने वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। प्लेटफॉर्म 3 का उपयोग कभी-कभी प्लेटफॉर्म 2 की ट्रेनों द्वारा किया जा सकता है, यदि ट्रैक स्विच प्लेटफॉर्म 3 पर सेट है। हालांकि यह शायद ही कभी होता है। स्टेशन की स्थापना से पहले आधुनिक युग के अधिकांश समय तक भारत के कोंकण तट पर तटीय शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ने वाला कोई रेलवे लिंक नहीं था। यहां तक कि सन 1947 तक भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने भी इस मार्ग पर रेलवे का निर्माण नहीं किया। पहला प्रस्ताव सन 1920 में सर्वेक्षण किया गया था। सन 1957 में इस क्षेत्र में रेलवे विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दासगांव और मैंगलोर के बीच के क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया गया था।
इस क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरा किया, जो वीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे, जिन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने भारतीय रेलवे की धन की कमी को दूर करने के लिए कोंकण रेलवे लाइन के क्रियान्वयन के लिए ई श्रीधरन की अध्यक्षता में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। कोंकण रेलवे का पहला चरण आपता से रोहा तक 60.75 किलोमीटर 37.75 मील का खंड था। इसे योजना आयोग ने मंजूरी दे दी थी और इस परियोजना को सन 1978-19 के बजट में 11.19 बिलियन की अनुमानित लागत पर शामिल किया गया था। अपटा से मैंगलोर तक रेलवे की लंबाई 771.25 किलोमीटर आंकी गई थी और सन 1976 में इसकी लागत 2.39 बिलियन आंकी गई थी। आपटा से मैंगलोर तक वेस्ट कोस्ट रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण सन 1770 से 1700/73 तक किया गया था। आपटा रोहा दास गांव खंड के लिए अंतिम सर्वेक्षण सन 1774 से 1775 तक किया गया था। प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर पीने योग्य पानी के नल पर्याप्त मात्रा में जगह जगह बनाई गई है। स्टेशन पर खान पान की दुकानें भी पर्याप्त मात्रा है। इस प्लेटफॉर्म पर स्त्री और पुरुष शौचालय की अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों, कोंकण रेलवे लाइन पर कुल 2116 से अधिक पुल हैं, जिनमें से पनवलंदी पुल 2010 तक भारत में सबसे ऊंचा पुल था। अब झज्जर खड्ड भारत में सबसे ऊंचा पुल है और इस लाइन पर 99 सुरंगें शामिल थीं और यह एशिया में सदी की सबसे बड़ी रेलवे परियोजना थी। इसे योजना आयोग ने मंजूरी दे दी थी और इस परियोजना को सन 1978-19 के बजट में 11.19 बिलियन की अनुमानित लागत पर शामिल किया गया था। अपटा से मैंगलोर तक रेलवे की लंबाई 771.25 किलोमीटर आंकी गई थी और सन 1976 में इसकी लागत 2.39 बिलियन आंकी गई थी। आपटा से मैंगलोर तक वेस्ट कोस्ट रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण सन 1770 से 1700/73 तक किया गया था। आपटा रोहा दास गांव खंड के लिए अंतिम सर्वेक्षण सन 1774 से 1775 तक किया गया था। आज के एपिसोड में हम यही रुकते हैं। दोस्तों, YouTube पर बड़े बड़े स्टेशन की जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। हमारा चैनल बड़े बड़े स्टेशन के साथ साथ छोटे छोटे स्टेशन की जानकारी भी आप तक पहुंचाती है। आपको भी लगता है हमारी टीम आपके पसंदीदा स्टेशन की जानकारी आप तक पहुंचाए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम कोशिश करेंगे आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन की वीडियो बनाने की। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे। धन्यवाद।